विद्यार्थियों, हमारी बात चाइल्ड एंड वुमन क्राइम से रिलेटेड चल रही थी खास तौर से। और जो मेरी बात हो रही थी वो हो रही थी इससे पहले चाइल्ड मैरिज के बारे में, और मेरे ख्याल से वहाँ कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 24, जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बात करता है। और हम आज इसी टॉपिक की बात करेंगे कि दुनिया के अंदर, खासतौर से विकासशील देशों के अंदर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बाल श्रम। जिस समय के अंदर खेलने की उम्र होती है उस समय कमाने निकल जाते हैं, और जब तक कमाते हैं तब तक हमारा जो कुछ भी है, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे हमारी गरिमा हो, सब कुछ हम खो देते हैं। और चाइल्ड लेबर एक बहुत खतरनाक सामाजिक बुराई है। गरीबी इसका कारण है और गरीबी इसका परिणाम भी है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी विचार किया है कि एक परिवार के अंदर माता पिता और उनके 4 बच्चे, और उन बच्चों के जो 8 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल की उम्र होती है, उस काल के अंदर उन्हें वो काम करना पड़ता है, उन सेक्टर्स में काम करना पड़ता है जहां पर उनका सब कुछ खो जाता है। और मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं है, भारत के अंदर तो आप ये समझिए दुनिया के 12.5% चाइल्ड लेबर जो है वो इंडिया में है। यानी मेरा कहने का मतलब 1,26,00,000 चाइल्ड इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में लेबर करते हैं। जिनकी आंकड़ों की बात करूं मैं, तो आंकड़ों के हिसाब से अपन बात करें तो ये आंकड़े हैं। और सबसे खतरनाक तो तब लगता है जब आप 4-4.5 लाख चाइल्ड लेबर को पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं, और आप उसके अंदर जब FIR देखते हैं कानून के तहत, उनके विरुद्ध मुकदमे देखते हैं, तो आपके पास मुकदमे होते हैं 200। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि जो 4.5 लाख मजदूरों का पुनर्वास हुआ इस गवर्नमेंट के अंदर 16, 17, 18, 19 में, आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़े हैं। और उस आंकड़े ये बताते हैं कि वहां पर जो FIR हुई है वो FIR केवल और केवल 200 के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड लेबर भी एक वैसे ही चल रहा है जैसे चाइल्ड के विरुद्ध शोषण चल रहा है, उसके विरुद्ध हैरासमेंट चल रहा है, उसके विरुद्ध जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं पॉक्सो एक्ट में, जैसा मैंने पढ़ाया, सेक्सुअल ऑफेंस चलते हैं। सामने बहुत कम आते हैं, आंकड़ों में बहुत कम आते हैं, और रियलिटी कुछ और होती है। आज मेरी बात जो रहेगी खास तौर से वो ये रहेगी चाइल्ड लेबर पर। एक तो ये कि ये चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम क्यों है, इंडिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जहां दुनिया के अंदर 21 करोड़ के आसपास चाइल्ड्स है, लेबर है, चाइल्ड लेबर है, उसमें से हमारे पास में 1.26 करोड़ चाइल्ड्स काम में लगे हुए हैं, लेबर कर रहे हैं। आप अच्छी तरीके से ये बात भी समझिए कि इनको लेकर दुनिया के अंदर पुनर्वास की बात को लेकर जो काम हो रहा है, या भारत की जो योजनाएं चल रही है,
वो पर्सनल लेवल पर कितनी चल रही है, इंडिया के लेवल पर कितनी वास्तव में ग्राउंड रूट पर कितनी काम कर रही है, ये भी बहुत जरूरी। और आप सब जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 के अंदर 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस भी घोषित किया। बाल श्रम विरोधी किसने किया? बहुत जरूरी चीज है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आगे बात कर रहा हूं, अभी यहां एक टॉपिक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। इसने 12 जून 2002 को बाल श्रम विरोधी दिवस घोषित किया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। मगर इसके पीछे मनाने से क्या होगा? ये तो केवल इतिश्री है, केवल और केवल फॉर्मेलिटी है, जो सरकारी लेवल पर भी होती है और हमारे लेवल पर भी होती है। मैं सरकारी आलोचनाओं में नहीं जाना चाहता, क्योंकि प्रॉब्लम जब हमारे फैमिली की हो और हम उसको यदि सरकार के ऊपर थोप देते हैं तो इसका कारण कहीं न कहीं हम भी हैं। दूसरी बात मेरी ये रहेगी कि इंडिया के अंदर क्या चाइल्ड लेबर को लेकर और भी एक्ट्स हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, कानून है जो काम कर रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, स्वतंत्रता से पहले हमारे यहां पर एक कानून बना था, फैक्ट्री एक्ट। आप जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूं, दुनिया का पहला देश था जिसने फैक्ट्री एक्ट बनाया, उसका नाम था ब्रिटेन, यूके, जिसने 1802 के अंदर अपने देश के अंदर फैक्ट्री एक्ट बनाया था। और 1881 के अंदर आते आते हमारे देश में, जब हमारे देश के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिफन, जिसे भारत का उद्धारक कहते हैं, लॉर्ड रिफन के काल के अंदर बहुत कुछ हुआ। स्थानीय स्वशासन का जनक कहलाता है ये। इन्होंने, आपको पता, इसके काल में एक लिल्बर्ट बिल भी आया था, आपको जानकारी हो तो। इन्होंने अपने काल के अंदर जो लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां थी उनको वापस लिया उन्होंने, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह थे तो भी उन्होंने वापस लिए। ये जो लॉर्ड रिफन था, इसके काल में पहली बार एक्ट आया जिसको हम फैक्ट्री एक्ट के नाम से जानते हैं। इस फैक्ट्री एक्ट के आने के बाद में ये कोई ऐसा नहीं था, अंग्रेजों के काल में भी हमारे यहां पर चाइल्ड लेबर कम होगी। ठीक है, पहली बार चाइल्ड्स के लिए लिमिट तय की गई कि बच्चे कितने समय तक काम करेंगे, किस स्थिति में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये तय की गई। और आप जानते हैं, इसी फैक्ट्री एक्ट को हमने बाद में स्वतंत्रता के बाद दोबारा बनाया, और जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948। ये हमारा फैक्ट्री एक्ट है, इंडिया के अंदर स्वतंत्रता के बाद ये बनाया गया। और इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर हमने ये प्रावधान किया कि जो चाइल्ड्स है, जिसकी उम्र 15 साल है, यहां पर चाइल्ड की उम्र है वो 15 साल है, मैं आपको बता देता हूं, ये चाइल्ड्स जो 15 साल है, उन बच्चों को ऐसे कार्य में फैक्ट्री वर्क के अंदर नहीं लगाया जाएगा। और जो प्री एडल्ट है उनके लिए कुछ शर्तें लगा दी गई। प्री एडल्ट का मतलब है 15 से 18 तक के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ शर्तें लगा दी गई। और उनके लिए कर दिया गया कि 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे फैक्ट्रियों के अंदर, और उनके लिए कुछ रूल्स तय कर दिए गए, कुछ रेगुलेशंस तय कर दिए गए। अब सवाल यह है कि साहब यहां ऐसा क्यों किया गया? मैं आपको वास्तविकता ये बता देता हूं कि देखिए, हमारी चाइल्ड, यदि परिवार के अंदर, मैंने आपसे कहा कि 4 बच्चे हैं और माता पिता 2 हैं और परिवार का खर्चा चलाना है, तो ये एक मजबूरी है। चाइल्ड लेबर एक मजबूरी भी है। वो बच्चे यदि कहीं काम नहीं करेंगे, और वो क्या काम करेंगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या तो फटाकों की फैक्ट्री में काम करेंगे या बीड़ी बनाने का काम करेंगे। हमारे टॉक वगैरह में बहुत चलता है इसको लेकर, परिवार के अंदर चाइल्ड लेबर चलता है। और मुझे नहीं कहना चाहिए, 2016 के अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस एक्ट के अंदर तो ये छूट दे दी गई कि घर के अंदर कोई जगह, हाँ परिसंकट में नहीं है, मगर वो आप परिसंकट में क्या पता चलता है, घर के अंदर कैसे इन्वेस्टिगेट कर पाते हो कि ये बीड़ी बना रहा है,
या ये माचिस बना रहा है, या ये अगरबत्ती बना रहा है, या ये फटाके बनाते हैं। और दुनिया के अंदर ऐसा कितना खनन के क्षेत्र में वगैरह कैसे काम होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मगर पहली बार ये काम हुआ हमारे देश के उस बहुत गरीबी स्थिति में हम थे, उस समय ये हुआ कि बच्चों के लिए, इनके बच्चों की जो वास्तविक जिंदगी है, स्वाभाविक जिंदगी है, वो बनी रहे। उनका जो बचपना है वो गायब नहीं होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। वो यदि बचपन है तो बचपन के मजे भी लें, बचपन के अधिकारों का उपभोग करें, बचपन की जरूरत जिए, न कि वो बचपन में ही अपनी मैच्योरिटी में कंडीशन में आ जाए, अपना भार ले ले और उसी भार में मैच्योरिटी लेकर घूमते रहें। ऐसा नहीं हो, इसलिए ये पहली बार एक एक्ट आया, काम किया गया कि ऐसा हो। इसी के बाद विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं 1933 के अंदर एक एक्ट आया, जिसके अंदर जो अनुबंध श्रम था, चिल्ड्रन को लेकर, बच्चों को लेकर जो अनुबंध श्रम अधिनियम बनाया गया, जिसके अंदर यह किया गया कि किसी बच्चे के साथ में आप अनुबंध, लेबर अनुबंध नहीं करोगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, और ऐसा यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है तो उसे खत्म माना जाएगा, उसे निरस्त माना जाएगा। जैसे हमारे यहां होता है आड़ी प्रथा। आड़ी क्या है? आड़ी अनुबंध है। आड़ी में यह होता है कि आपने 10 साल के 12 साल के बच्चे को रख दिया बकरियां चराने के लिए, वो बकरियां चरा रहा है, और आपने कह दिया माँ बाप को, देखिए 1 साल के हम रुपए दे देंगे आपको 20,000 या 50,000। आप उनको 20,000 रुपये माँ बाप को दे देते हैं, उनकी मजबूरी है, और बच्चा आपके वहां पर उसी घर के काम में, मजदूरी में, बकरियां चराने में लगा रहता है। ये क्या है? आड़ी। आड़ी एक प्रकार का अनुबंध लेबर है, और इसके अंदर चाइल्ड काम करते हैं। और इसको लेकर भी हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा कि 1932-33 के आसपास ये कानून आया था, और इस पर अंग्रेजों के काल में रोक लगाई गई थी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को लेकर खासतौर से 1938 में हिंदुस्तान में एक कानून आया। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ कानून आए, जिसको मैं अब लिख दूं, अनुबंध श्रम को लेकर भी लॉ आया, एक्ट आया, जो 1933 के आसपास था, ये आया। ऐसे बहुत सारे कानून अंग्रेजों के काल में बने। मगर स्वतंत्रता के बाद चाइल्ड लेबर पर खास तौर से कंट्रोल करने को लेकर, उसको रेगुलेट करने को लेकर हमारे यहां बहुत सारे ऐसे कानून आए। और उन कानूनों का कारण भी क्या था, थोड़ी सी मेरी बात यहां समझिए। यूएनओ ने 1979 को इंटरनेशनल चिल्ड्रन ईयर घोषित किया था, आपको पता हो तो, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल चिल्ड्रन ईयर बाय यूएनओ घोषित किया गया। और जब इनके द्वारा इंटरनेशनल चिल्ड्रन ईयर घोषित किया गया, उस समय हमारे हिंदुस्तान के अंदर सरकार थी मोरारजी देसाई की, जनता पार्टी की सरकार थी। और जनता पार्टी की सरकार ने यह कोशिश की कि हिंदुस्तान के अंदर बाल श्रम को लेकर खासतौर से कोई विशेष कदम उठाने चाहिए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसी स्थितियों में हम विशेष कदम उठाते भी हैं। मोरारजी देसाई सरकार ने एक कमेटी का गठन किया बाल श्रम को लेकर, खासतौर से जो बाल श्रम के मुद्दों पर अध्ययन करे, बाल श्रम के मुद्दों को निपटारा करने के लिए, यानी बाल श्रम के मुद्दों पर अध्ययन के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिनका कमेटी का नाम था गुरुपाद स्वामी समिति के नाम से हम जानते हैं। एक कमेटी का गठन हुआ। गुरुपाद स्वामी समिति कब बनी? 1979। अब सवाल ये समय क्यों बनी? इसका कारण ये था, ये कमेटी बनी। इस कमेटी जो 16 मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी थी, इस कमेटी ने विद्यार्थियों 26 सस्तुतियां की
और ये कहा कि जो बच्चे 15 साल तक के हैं उन बच्चों को चाइल्ड लेबर किसी काम में नहीं लगाया जाए, परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाए, उन बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और जो लोग इससे बड़े बच्चे हैं उनको लगाया जा सकता है। इनके लिए कार्य का समय तय होना चाहिए, इनके लिए रेस्ट का समय तय होना चाहिए, इनके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, इनके लिए खासतौर से जो बच्चे हैं और इस प्रकार के काम करते हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की कुछ बातें इस गुरुपाद स्वामी समिति ने 1979 के अंदर जो फरवरी में कमेटी गठित की गई थी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कही, और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर विद्यार्थियों एक लॉ बनाया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लॉ बनाया गया जिसको हम बाल श्रम, किसको लेकर बनाया गया? बाल श्रम प्रतिषेध। बहुत अच्छी तरीके से बात मेरी समझना, बाल श्रम प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। सवाल यह खड़ा होता है क्या चाइल्ड लेबर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड किया जा सकता है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रैक्टिकली यह संभव है। हमारे घर के अंदर भी हमारे बच्चे काम करते हैं और बच्चों को खेत में भी काम करना पड़ता है, खेत से चारा भी लाना पड़ता है, बाजरी वगैरह कटाई में भी काम करते हैं, बकरियां चराने का काम करते हैं, घर के अंदर छोटा मोटा और काम होता है तो वो भी करते हैं, और एक दूसरे के सहयोग से फैमिली चलती है। और कुछ काम ऐसे हैं जो बालक कर सकते हैं, और जब हमारे देश के अंदर श्रमिकों की जरूरत हो, आवश्यकता है, परिवार की बहुत बड़ी आवश्यकता हो, ऐसी कंडीशन के अंदर ये जरूरी है कि हम कंप्लीटली तो नहीं कर सकते, मगर कुछ काम के लिए ये प्रतिषेध की जो बात कर रहा है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स में जो परिसंकट में हैं, जो आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है, जो संकट से घिरे हुए हैं। परिसंकट में नियोजन वो नियोजन है जो कंपनी अधिनियम 1948 के अंदर है, जो परिसंकट में है उन नियोजन के अंदर नहीं लगाया जाए, बाकी नियोजन के अंदर विनियमित रहेंगे। प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 ये कानून बना हमारे यहां पर। सितंबर 1986 के अंदर यह कानून आया। पहला कानून था जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। यह कानून आने के साथ ही हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर विद्यार्थियों 1987 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का घोषणा की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब की गई? 1987। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इसी समय एक राष्ट्रीय, इस नीति के आधार पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जो अभी मैं आपसे बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परियोजना 1988 की घोषणा हुई। एक परियोजना की घोषणा हुई जिसमें यह कहा गया कि भाई बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के पुनर्वास को लेकर क्या होना चाहिए, बच्चों के जो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग कैसे की जाए, उनका पुनर्वास का तरीका क्या होना चाहिए, उनको वापस एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये काम करने को लेकर एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की घोषणा की गई। और इस प्रोजेक्ट के साथ ही इस बाल श्रम जो विनियमन अधिनियम था, इसको लेकर कुछ रूल्स भी बनाए गए। ये रूल्स बने थे 1988 में। आप कहोगे साहब ये इतना जल्दी चलने की कहां जरूरत है? यहां इसलिए ये जरूरी है जल्दी चलने की कि जो वर्तमान में कानून है वो ये कानून नहीं है। इसमें 2016 के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया, और जो अमेंडमेंट कानून है हम उस पर गहराई से बात करेंगे, या इसको गहराई से अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे। इस एक्ट के अंदर अमेंड कर दिया गया 2016 में। 1 सितंबर 2016 को यह कानून लागू हुआ था अमेंडमेंट एक्ट के साथ में। और यह अमेंडमेंट जो एक्ट है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जो मैं जिसकी आज आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करूंगा, जिसके अंदर 18 आर्टिकल सेक्शंस हैं और इसके साथ में ये 4 भागों में विभाजित हैं, जो खासतौर से बाल श्रम के लेकर, जो एडोलसेंट है, किशोर है, जिसको अपन कहते हैं तरुण कहते हैं, उनको लेकर क्या प्रोविजंस है, उनको लेकर कौन से तरुणों को लेकर विनियमन रेगुलेशन का प्रावधान है, यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको कितनी सजा मिलेगी और इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, इसको लेकर भी हम आज बात आपसे करेंगे। तो मेरा टॉपिक आज रहेगा, वो रहेगा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। परंतु इस टॉपिक से जाने से पहले मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूं कि थोड़ी सी बात हम बाल श्रम जो परियोजना है, जिसको हम नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है और ये नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी है। ऐसा नहीं है आप यहां एनसीएलपी पढ़े और सीधा कह दें ये तो आपने 88 का, जबकि 87 में ये नीति है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति हमने तय की। और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है, ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट है जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से देश के लेवल पर काम कर रहा है। और आप जानते हैं, अभी यदि मैं जानकारी के लिए बताना चाहूं तो इसी प्लान के नीचे ही एक और प्लान शुरू कर दिया गया, खासतौर से ई पोर्टल शुरू किया गया, जिसको आप पेंसिल कहते हैं। ये कई प्रकार के प्लान चलाता है बच्चों के पुनर्वास और बच्चों को छुड़ाने को लेकर। मुस्कान ऑपरेशन चलाती है, आपने सुना होगा, स्माइल ऑपरेशन ये चलाते रहते हैं, ताकि उन बच्चों को श्रमिक, जो बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको वहां से छुड़ाया जा सके, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके जो ऐसा काम करवाते हैं, और उसके बाद में उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत 6000 स्कूलें हिंदुस्तान में काम कर रही है। जो बच्चों को चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, उन बच्चों को लाया जाता है वापस, उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का, खासतौर से प्रोफेशनल एजुकेशन जो है, व्यावसायिक शिक्षा का व्यवस्था की जाती है, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, और उसके बाद में उन लोगों को रोजगार देने का काम किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसलिए जब अपन चाइल्ड अपराध को यदि पढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि इसके साथ में हमें यह भी पढ़ना चाहिए कि ये किस प्रकार से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना काम करती है। टॉपिक में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एन राष्ट्रीय चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? कब आया? ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी मत बढ़ा लेना, क्योंकि पॉलिसी 87 में आई है और प्रोजेक्ट है वो 1988 का प्रोजेक्ट है, जिसकी मैं आपसे बात करूंगा। किसको लेकर है ये? बाल श्रम को लेकर है। चाइल्ड लेबर क्या है आपसे पूछे, एक जनरल बात मैं आपसे करूं कि आपसे पूछे कि साहब चाइल्ड लेबर क्या है, तो चाइल्ड लेबर वो बच्चे हैं, वे बच्चे जिनका सामान्य जीवन यानी बचपना, जिसका बचपन, जिसकी एजुकेशन शिक्षा, जिसकी कैपेबिलिटी क्षमता और जिसकी गरिमा को छीन लिया गया है, वो बाल श्रमिक। बाल श्रमिक वो हैं जिनका सामान्य जीवन जो है, बचपना कहते हैं जिसको, बचपन है तो बचपना, ये यदि बचपना उसका नहीं रहा है, उसका एजुकेशन, उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो यदि ले लिया गया है, उनका यदि कैपेसिटी, बच्चों के अंदर भी भगवान हर किसी को अपनी एक कैपेसिटी देकर भेजता है, और जिस समय उसको कैपेसिटी डेवलप का काम जरूरत होती है, उस समय उसे अलग सेक्टर में डाल दिया जाता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप भले ही अच्छे, कई लोग डॉक्टर बन गए होंगे,
गांव के लोग डॉक्टर बन जाते हैं, नीट का एग्जाम एक डॉक्टर बन गए, मगर वो ये समझते हैं कि आपसे भी कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ रहे थे वो आज मजदूरी कर रहे हैं, वो इस फील्ड से दूर हट गए, वो आपसे ज्यादा योग्य हो सकते थे, ज्यादा अच्छे हो सकते थे, ज्यादा बेहतर हो सकते थे, समाज के अंदर ज्यादा उपयोगी हो सकते थे। उन उपयोगी और कैपेबल लोग आपसे जो पीछे किसी और सेक्टर के अंदर गांव में बकरियां चरा रहे हैं, मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों का कारण किसने छीना? ये पालसर, ये चाइल्ड लेबर ने उनकी ये कैपेबिलिटी। कभी भी हमारी योग्यता पर हमें यह गर्व नहीं करना चाहिए कि हम योग्य हैं इसलिए, नहीं। हमारे पीछे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों ने, सामाजिक बुराइयों ने हमारे से बहुत बेहतर, हमसे बहुत अच्छे, हमसे बहुत ज्यादा उपयोगी समाज के लिए साबित होने वाले लोग हमारे पीछे इसलिए रह गए कि उसका कारण हमारे समाज के अंदर रूढ़ियां, परंपराएं, हमारी कुछ समाज के ऐसे सोशल स्ट्रक्चर था जिसके कारण वो पीछे रह गए और हम अपने आप को आगे आ गए। हम इसलिए आ गए, हम उनके मूल्य पर आ गए हैं, इसलिए हम उसका ध्यान रखना जरूरी है। उन लोगों के प्रति भला सोचना भी जरूरी है, उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना भी जरूरी है, और उन लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो उनके लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता तो कुछ है नहीं। बाकी परिवार के अंदर आपका लीला ओढ़ना है वो भले आप रखो, कोई मुझे प्रॉब्लम और उनको है नहीं, वो एक आप पारिवारिक उपयोगिता हो सकती है। बाकी सोशल आपका जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे कहीं ना कहीं आप हट रहे होते हैं। तो बच्चा है जिसका सामान्य जीवन बचपना छीन लिया गया, जिनके एजुकेशन, उनकी कैपेसिटी, उनकी डिग्निटी को ले लिया गया है, उसको हम बाल श्रम कहते हैं। खासतौर से आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस परियोजना को जब शुरू किया गया तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यह था कि बाल श्रमिक जो हैं, इन बाल श्रमिक जो लगे हुए हैं, उन बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जाए, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इसके साथ एंड चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत जो योजना है, इसके तहत जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों के अंदर औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। औपचारिक का मतलब फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन बच्चों के लिए खासतौर से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और जो किशोर हैं, किशोर का मतलब यह है, एडोलसेंट बोलते हैं जिसको मैं लिख देता हूं, जो किशोर हैं जिसकी उम्र 14 साल से लगाकर 18 साल तक की है, उनको हम किशोर बोलते हैं। एडोलसेंट है, उन लोगों को राष्ट्रीय कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय कौशल योजना चल रही है, पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ोगे तो काम आएगा नहीं। राष्ट्रीय कौशल योजना के तहत में उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसका काम है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए, उन्हें यह समझाया जाए कि ये केवल और केवल आपका वर्तमान नहीं है बच्चे, बल्कि बच्चे आपका भविष्य है, और बच्चों को आप भविष्य की दृष्टि से देखिए, न कि वर्तमान में इसका उपयोग करिए। यदि ये समझाया जाए तो ये काम इसका है, इस प्लान के तहत होता है। और इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट काम जो इसके तहत हो रहा है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछते हैं बच्चों का, एक जनरली बात रहती है, साहब आप तो ये बता दो सवाल कौन कौन से आएंगे, मुझे पता होता तो फिर मतलब ही नहीं। बात यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वास्तव में ये है क्या, ये काम कैसे करती है। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो होगा ये कि विद्यार्थियों आपसे ये पूछ लेगा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, आपका लोटा यहीं भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो वो पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में शुरू की गई, बात खत्म। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए मैं मानता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके साथ में विद्यार्थियों जो चाइल्ड लेबर हैं, खास तौर से उनकी ट्रैकिंग करना, कहां है,
उनकी ट्रैकिंग करना, उनकी शिकायतों को सुनना, उनकी शिकायत दर्ज करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, उनके लिए रिपोर्टिंग प्रणाली व्यवस्था तय करना, रिपोर्टिंग व्यवस्था तय करना। जैसे चाइल्ड लाइन चलता है ना, 1098 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैं पहले आपसे बात की है। तो ट्रैकिंग का काम करना, रिपोर्टिंग व्यवस्था करना, यह भी इस परियोजना का हिस्सा है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों 2017 के अंदर इस ट्रैकिंग को लेकर, रिपोर्टिंग को लेकर 2017 के अंदर हमारी सरकार ने सितंबर के अंदर एक परियोजना शुरू की जिसका नाम है पेंसिल परियोजना। क्या नाम है? पेंसिल। ये एक परियोजना तो मैं नहीं कह सकता, ये एक प्रकार का ई पोर्टल है। ये ई पोर्टल है जहां पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां पर आप इनसे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ये काम यहां कर सकते हैं। इस पेंसिल जो ई पोर्टल है, इसके ऊपर विद्यार्थियों में बता दूं 5 घटक खासतौर से हैं। पहला है चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, यहां काम कर रहा है। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम यहां सबसे पहले काम कर रहा है, जहां पर आप ट्रैक करिए। और ऑनलाइन, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बच्चों को लेकर यदि कहीं 1098 पे कॉल करते हैं, वैसे के वैसे ऑनलाइन यदि जैसे ई पॉक्सो बॉक्स बना हुआ है, वैसे के वैसे पेंसिल में एक चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम बना हुआ है जहां आप कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा, या राज्य सरकारों के लिए प्रावधान है कि राज्य सरकार इनके लेकर क्या क्या नीतियां बनाए। क्यों राज्य सरकार की? क्योंकि आप जानते हैं लेबर समवर्ती सूची का विषय है और लेबर से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्यों को भी है और संसद को भी है। दोनों कानून बना सकते हैं इसको लेकर, यह समवर्ती सूची का विषय है। तो यहां राज्य सरकारों का क्या काम है, यह है। इसके साथ में चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट की यहां पर जानकारी है। आप इस ई पोर्टल पर जाओगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ में इसमें परस्पर सहयोग की बात भी है कि एक दूसरे को सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। ये 5 प्रकार के घटक पेंसिल प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं। अब कई बार ये होता है साहब कि ये पेंसिल, इसका नाम क्यों दिया गया या पेंसिल है क्या, तो मैं आपको जान देता हूं। ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या कहा मैंने आपको? क्लियर बात है। ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 4 किसके लिए प्लेटफॉर्म है भाई? किसके लिए है प्लेटफॉर्म? चाइल्ड्स को लेकर है। चाइल्ड्स के क्या? शिकायत दर्ज करवाने को लेकर, ट्रैकिंग को लेकर। तो इफेक्टिव एनफोर्समेंट, खासतौर से ये जो काम कर रहा है, ये इफेक्टिव एनफोर्समेंट और चाइल्ड लेबर। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर। इन चाइल्ड लेबर को लेकर अब यह है कि आप कहोगे इसको मिलाओगे तो पी हो जाएगा, ई हो जाएगा, सॉरी, इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर, है ना, ध्यान रखना, नो चाइल्ड लेबर, सॉरी चाइल्ड लेबर नहीं हो, है ना, ये प्रॉब्लम थी। आप ऐसा नहीं है कि कहीं छूट जाए। नो का मतलब एन हो गया, चाइल्ड एंड लेबर। आप कहोगे साहब ये आई कहां से आया? देखो ये चाइल्ड लेबर के साथ हैं। ये पेंसिल इसलिए नाम दिया गया था, उस समय हमारे जब राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी, जब इसका उद्घाटन कर रहे थे और संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी जो जिंदगी है वो जब पेंसिल की जिंदगी है, जब आपको पेंसिल चलाने की जिंदगी है, उस समय यदि आप फावड़ा चलाते हैं या कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं उस लोगों के साथ में सीधा सीधा है कि गलत हो रहा है। जिस समय आपकी पेन चलाने की उम्र है उस समय आप पेन चलाएं, न कि आप फैक्ट्री चलाएं, न कि आप पावड़ा चलाएं, न कि आप, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अपनी जिंदगी को इस प्रकार से गुजारें, पेंसिल के काल में पेंसिल ही चलें। इसलिए इस प्रोजेक्ट ई पोर्टल का नाम क्या है? पेंसिल ई पोर्टल। आपसे पूछा जा सकता है कि पेंसिल ई पोर्टल क्या है,
तो विद्यार्थियों ध्यान रखिए, पेंसिल ई पोर्टल नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करने वाला राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक ई पोर्टल है, जिसके ऊपर आप चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ट्रैकिंग सिस्टम और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इनके लिए कॉल करने का जो नंबर है वो मेरा कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे काम करता है, 1098 वहीं जाएगा, है ना, वहां भी चला जाएगा, आप तो ठोको नंबर वहां चला जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, इससे रिलेटेड एक और प्लान है जिसको कहते हैं इंडस। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। इंडस का मतलब है इंडिया एंड यूएस, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के श्रम मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाने वाला एक प्रोजेक्ट है, एक प्रकार की योजना है जो कि विद्यार्थियों नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईपेक द्वारा तैयार की गई है। ये तैयार की है एलआईओ और आईपेक द्वारा तैयार की गई एक प्रोजेक्ट है, एक खास तौर से योजना है जो दोनों के संयुक्त तत्वाधान में चलती है। अमेरिका और इंडिया दोनों के द्वारा ये चलाई जा रही है। इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा, मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, कई प्रकार के सिस्टम, मुस्कान है, स्माइल है, ऐसे ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, जिन ऑपरेशंस के तहत इन बच्चों को, जहां पर ऐसे बच्चे लगे हुए हैं, बाल श्रम करवाया जाता है, बाल श्रमिक हैं, उन बच्चों को वापस लाया जाता है, पुनर्वास की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और उन लोगों के विरुद्ध जो वास्तव में ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों को विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप जानते हैं। तो हाल ही में 2014 के अंदर भारत के एक रहने वाले व्यक्ति जिन्होंने खासतौर से चाइल्ड लेबर को लेकर काम किया, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। 1980 में एक आंदोलन चलाया था, एनजीओ की स्थापना की थी जिसको हम कहते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन के संस्थापक थे, क्या नाम था, कैलाश सत्यार्थी। 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम मलाला यूसुफजई था, जिन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए स्थिति तो तब बिगड़ी जब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, तब हिंदुस्तान के लोगों को यह पता ही नहीं था कि कोई भारत का आदमी है जिसको नोबेल मिल रहा है। और हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय से यह पूछा गया कि आपके यहां के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, आप बताइए आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा यह हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने देश के लेवल पर बहुत अच्छा काम किया है, पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए लोगों के जुड़े रहे हैं, पार्टी की बातों को लोगों तक पहुंचाया है, इसलिए इनको पार्टी द्वारा यह सम्मान मिलना ही चाहिए था और इन्हें यह सम्मान मिला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक हिंदुस्तानी व्यक्ति जिसे आप नोबेल पुरस्कार मिल रहा है और उस राज्य का बीजेपी का अध्यक्ष को यह पता नहीं है कि नोबेल होता क्या है। और चाइल्ड लेबर को लेकर बचपन बचाओ आंदोलन जो इतने ऊंचे स्तर पर काम कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर यहां तक सम्मानित हो चुके हैं, उन लोगों के बारे में आप कह रहे पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए पार्टी मिल रही। हद तब हो गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप समझिए हमारी पॉलिटिक्स किस लेवल पर काम कर रही है और ये सिस्टम किस लेवल पर काम कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ऑनलाइन देखिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, उनका बयान देख लीजिए और पत्रकार से पूछते हुए देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में यही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, उस समय के कई नेताओं से यह बयान पूछा गया कि कैलाश विजयवर्गीय सत्यार्थी जी को आप जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हाँ ये अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको करना चाहिए, ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कर क्या रहे हैं? हाँ इसके बारे में हम जानकारी देके बताएंगे, बहुत अच्छा है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। अरे तुम टीवी डिबेट में आते हो यही बात करते हो, तुम किसी और लेवल पर जाकर यही बात करते हो, तुम्हारे को सिस्टम की जानकारी नहीं, व्यवस्था की जानकारी नहीं, पॉलिसी की जानकारी नहीं। हाँ ब्यूरोक्रेट पॉलिसी बनाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये बात रहती है, मगर कम से कम ऑब्जेक्टिव
तो पता होना चाहिए उनके कि वास्तव में ये काम कैसे कर रहे हैं। मेरा यहाँ कोई किसी की आलोचना करने का काम नहीं है, नहीं मेरे को आलोचना करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मगर इसके साथ आप ध्यान रखिए 2020 के अंदर विद्यार्थियों वर्ल्ड फूड प्रोजेक्ट जो काम कर रहा है उनको 2020 के अंदर नोबेल पुरस्कार शांति का इस बार मिला है। मगर 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार लेने वाला व्यक्ति जो बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में शुरू हुआ था, वो के जो संस्थापक थे विजयवर्गीय साहब, आज भी बहुत अच्छा ये काम कर रहा है हमारे देश के लिए। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, हम केवल इतना ही जानते हैं। वास्तव में लोग जो काम कर रहे हैं, जो छिपकर काम कर रहे हैं, जो वास्तव में ग्राउंड रूट पर काम कर रहे हैं, वो कंगूरे की तरह काम नहीं करते, वो ईंट मील के पत्थर हैं। और जो कंगूरे हैं आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, स्कूल में खड्डा कोई और खोदता है और पौधे लगाते हुए फोटो कोई और खिंचवाता है, वो बात अलग हो सकती है। मगर वास्तविक आदमी वही है जो खड्डा खोदता है और लंबे समय तक उसको पानी पिलाता है। मैं आपसे विद्यार्थियों इसके साथ बात करूंगा, इस लॉ की लॉ क्या है इससे लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरी अगली क्लास जो अभी सेकंड पार्ट जो इसका है, इसमें मेरा रहेगी इस एक्ट को लेकर बात।